बात करते हैं हम लोग इंटेलिजेंस की। सर ने बहुत अच्छे से बताया है इंटेलिजेंस के बारे में कि किस तरह से हम लोग बहुत शुरुआत से जब हमारे अंदर समझ आती है तब से हम बुद्धि शब्द को सुनते चले आए हैं कि बुद्धि है कि नहीं है तो कितनी है, ठीक है। इस तरह की जनरल बातें हम लोग घरों में सुनते चले आ रहे हैं और आप लोग इसके उससे भी बहुत ज़्यादा परिचित हैं सभी लोग। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसको नहीं जानते हों। इसको नेक्स्ट कहाँ, ठीक 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 ठीक। हिस्टोरिकल ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग कि जो इंटेलिजेंस है वो साइकोलॉजी में तब अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो हम विवेक शब्द को ज़्यादा जानते हैं। हालांकि और भी पहले अगर बात करें तो हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी जो है वो कहीं ना कहीं पे इसकी चर्चा हुई है, या फिर हमारा जो है ऋषिज मुनि ने वैदिक काल में इसमें विवेक शब्द का प्रयोग किया है। इसके लिए विवेक शब्द का प्रयोग ओवरऑल, ये विवेक शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से और पाली भाषा से लिया गया था और जिसका मीनिंग होता है डिस्क्रिमिनेशन। Discrimination, they thought about discrimination between self and unself, discrimination between real or unreal, what are the things which are real and the things which are unreal, the things which are permanent or not permanent. So discrimination between these things, if we have ability to discriminate between these things, is called विवेक। तो तब से हम लोग विवेक के बारे में जानते हैं। इसके बाद अगर इसके साइकोलॉजिकल वर्ड की बात करें तो इंटेलिजेंस वर्ड जो था वो इंग्लिश साइंटिस्ट सर फ्रांसिस गर्टन के द्वारा दिया गया था, जिनका लाइफ स्पैन जो था 1822 से 1911 तक था। मेंटल टेस्ट जो है ये वर्ड पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ था केटल के द्वारा। और इंटेलिजेंस टेस्ट की जहाँ तक बात आती है, जो असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की बात आती है, असेसमेंट वर्ड ज़्यादा यूज़ किया गया है मेजरमेंट की बजाय। असेसमेंट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया था क्योंकि मेजरमेंट जो है किसी सब्सटेंस का करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं मेजरमेंट सब्सटेंस का किया जाता है, इसलिए उसकी जगह प्रीफर किया गया असेसमेंट वर्ड को, बिकॉज इट इज़ नॉट अ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये वर्ड सभी लोग जानते हैं इसको कि मेजर जो है असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग या इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज प्रोपाउंड बाय अल्फ्रेड बिनेट, विच इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ intelligence testing. He constructed test in 1905. After that he revised in 1908 and all again. अब आते हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग के बारे में, शाब्दिक अर्थ के बारे में। शाब्दिक अर्थ क्या है? इंटेलिजेंस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नाउन intelligentsia or intellectus, which is taken from the verb intelligere. Intelligere में prefix जो है वो intel है और suffix जो है वो legere है। तो इसका जो meaning है, intel means between, दोनों के बीच में, legere means to pick out, to select, ठीक है। तो intelligence का जो meaning है वो intelligere से जो लिया गया है उसका मीनिंग आया टू अंडरस्टैंड, टू परसीव, टू पिक आउट जो है लेगेर का मीनिंग है, इससे निकाला गया है कि टू रिकॉग्नाइज और टू रियलाइज। इसका मतलब है कि जिसके अंदर ये क्षमताएं हैं वो इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी to perceive, ability to recognize and ability to realize,
इन्हीं अर्थों को लेने के बाद इंटेलिजेंस जो है उसकी डेफिनेशंस जो हैं वो डिफाइन हुआ है इंटेलिजेंस। ये जो इंटेलेक्टस वर्ड था इसको मिडिवल पीरियड में अंडरस्टैंडिंग के नाम से ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई कि इसको हम अंडरस्टैंडिंग वर्ड का इस्तेमाल करें बजाय कि इंटेलिजेंस के। अब हम कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस का। सभी लोग जानते हैं हम कि इंटेलिजेंस जो डिफाइन किया गया है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है, बल्कि ये एक तरह का रिएक्शन है जो हम किसी के बिहेवियर जो रिएक्ट करता है किसी स्टिमुलस के प्रति, किसी भी सिचुएशन में जो रिएक्शन होते हैं उसके, उस बिहेवियर को जिस तरह से हम देखते हैं, जिस तरह से व्यक्ति एक्ट करता है, उसको हम उस बिहेवियर को जानने के लिए पर्टिकुलर सिचुएशन में इंटेलिजेंस जो है वो यूज होता है या उस एबिलिटी को कहते हैं इंटेलिजेंस। इसकी डेफिनेशंस हम सभी जानते हैं। डेफिनेशंस में बहुत सारे लोगों ने इसको सीखने की क्षमता, बहुत सारे लोगों ने वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, बहुत सारे, जैसे हमने देखा विनय टर्मन ने भी कहा है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्टली एब्स्ट्रैक्शंस जिसमें आए, मतलब एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को जो समझ सकें, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो, वो जो है वो इंटेलिजेंस कहलाता है या इंटेलेक्चुअल पर्सन कहलाता है। स्टर्नबर्ग ने भी अपनी डेफिनेशन में कहा है कि इट इज़ ए कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। संज्ञानात्मक एक पक्ष है बुद्धि जिसमें कि हम अपने अतीत के अनुभवों से सीखते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, जिसमें हम अच्छी तरह से रीजनिंग कर पाते हैं। इसके अलावा हम याद कर पाते हैं इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को, और हम किसी भी परिस्थिति से, कैसी भी परिस्थितियां हों, सिचुएशंस हों, उनसे कोप अप कर पाते हैं या उन सिचुएशंस में या उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल पाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो जिस एबिलिटी को इंडिकेट करती हैं उसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस। पियाजे एडेप्टेशन पे ज़्यादा बिलीव करते थे और इन्होंने कहा है कि वो एबिलिटी जो अडेप्ट करती है अपने सराउंडिंग से, जो समायोजन करने की क्षमता है, उसको कहते हैं हम लोग इंटेलिजेंस। पर्सनली मुझे वेशलर की डेफिनेशन बहुत पसंद आती है इन सब में, क्योंकि वेशलर ने का उसको ग्लोबल कैपेसिटी के फॉर्म में लिया है ना, सभी लोग पता है वेशलर्स डेफिनेशन। वेशलर्स सेड अबाउट इट इज अ ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रेशनली and to act purposefully and to deal with the environment effectively। उसको हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज एग्रीगेट ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी, मतलब सब एक किसी सिंगल जो कैपेसिटी है या सिंगल एबिलिटी है उसको हम लोग ना कह करके एक ग्लोबल कैपेसिटी को कहते हैं इंटेलिजेंस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस पे, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैं चल रही हूँ। रिसर्च का पॉइंट ऑफ व्यू बाद में देखेंगे, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्टिव पार्ट है। हम सभी लोग जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। उनके टाइप्स हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो हमारे सामने चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो हमें दिखती हैं और मटेरियल्स हैं, मेजर्ड, और इन सब चीज़ों को, इस कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस को हम लोग चेक करते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट के थ्रू, ठीक है, और या फिर पिक्चर टेस्ट, जो हमारे सामने है, जो सिचुएशन हमारे सामने है, जो हमें दिख रहा है,
ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस टाइप के इंटेलिजेंस की नीड होती है, वो इंटेलिजेंस हमारा कहलाता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। दूसरा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड द वर्ड्स, नंबर्स एंड लेटर्स। ये हमारे सामने की स्थिति में नहीं होती है और इसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं। जैसे रीजनिंग एबिलिटी है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस काम आता है वहाँ पर। मैथमेटिकल एबिलिटी है, इसमें भी काम आते हैं। तीसरा है सोशल इंटेलिजेंस, सोशल रिलेशनशिप, सोशल थिंकिंग। सोसाइटी में, सोशल सिचुएशन में, डेली लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम्स से हम रूबरू होते हैं और उन सोशल सिचुएशंस में उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये एबिलिटी जो होती है वो कहलाती है सोशल इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एक्सप्लेन्ड बाय H.E. गार्डनर। H.E. गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इनकी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में इन्होंने स्टार्टिंग में 90s में कहा कि इंटेलिजेंस जो है, इन्होंने चैलेंज किया एक तरह से जो यूनिफैक्टर थ्योरी थी या जी फैक्टर जो है उसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा हाउ कैन वी assess the intelligence by one factor or in one area. It is not possible. So he defined primarily 7 types of intelligence. Starting में इन्होंने 7 types का intelligence बताया था और 1898 में इन्होंने फिर 1 intelligence और उसमें ऐड किया और 2000 में एक और इंटेलिजेंस ऐड किया। इस तरह से टोटल 2000 में इन्होंने कहा 9 टाइप के इंटेलिजेंस जो हैं वो हो सकते हैं। तो इनके जो 9 टाइप के इंटेलिजेंस हैं, सबसे पहला इंटेलिजेंस इन्होंने बताया था लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक वर्बल लैंग्वेज से रिलेटेड है, अल्फाबेटिकल लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज रिलेटेड नॉलेज होती है। इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे ये जितने भी टाइप के इंटेलिजेंस इन्होंने बताया, इन्होंने कहा इन सब इंटेलिजेंस का अपना अपना डोमेन है और ऑटोनोमस है ये सारे डोमेन्स, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। एक टाइप का इंटेलिजेंस अगर पावरफुल है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे टाइप का भी इंटेलिजेंस हो, और एक टाइप के इंटेलिजेंस को किसी तरह से कोई हार्म पहुंचती है तो दूसरे टाइप का इंटेलिजेंस भी डिस्टर्ब हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑटोनोमस अपने अपने रूल्स और वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं, ऐसा इनका कहना था। तो लिंग्विस्टिक वर्बल जो है इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड इंटेलिजेंस काम करते हैं, और ये अगर इसको हम और थोड़ा देखें तो इस टाइप का बताया उन्होंने। हालांकि इसमें 80 टाइप्स दिखाया गया है, पर लिंग्विस्टिक वर्बल्स में आप देख सकते हैं कि ये है, दिस इज लिंग्विस्टिक वर्बल, दिस एबिलिटी कैन मेक अ मैन वर्ड स्मार्ट। शब्दों का स्मार्ट बनाता है ये व्यक्ति को, और इसमें इस टाइप का इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिन भी पर्सन्स में होता है उसमें वो लर्निंग स्टाइल्स की बात अगर करें हम, तो अगर हमें लगता है कि किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, पावरफुल लग रहा है, तो हम लोग इसको पर्सनैलिटी से भी जोड़ सकते हैं। एक्सटेंसिक और इंटेंसिक पर्सनैलिटी उसमें होता है, मतलब एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो इसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट वाले में भी जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये इंट्रोवर्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, और इसमें वर्ड स्मार्ट में राइटर, प्रेजेंटर, लॉयर, कॉमेडियन, इस टाइप के लिंग्विस्टिक जिनका शब्दों के साथ बड़ा अच्छा तालमेल होता है, शब्दों को समझते हैं, शब्दों का संयोजन कर सकते हैं, शब्दों में अपनी बात को, आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोग जो हैं वो शब्दों से ही दूसरों को बहुत जल्दी जो है वो इफेक्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी समझा लेते हैं बातों को।
तो इस तरह से शब्दों का जो अगर उस दूसरे डायरेक्शन में कहें तो शब्दों का हेर फेर कह सकते हैं, शब्दों का संयोजन कह सकते हैं, शब्दों की समझ कह सकते हैं। तो इस तरह के लोग लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिनमें पावरफुल होती है, ऐसे लोग होते हैं। दूसरा हमारा है लॉजिकल मैथमेटिकल। ये वाला इंटेलिजेंट मोस्टली मैथमेटिकल रीजनिंग, नंबर्स, इस टाइप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, जिनको इस तरह की नॉलेज ज़्यादा होती है। साइंटिस्ट, अकाउंटेंट, मैथमेटिशियन, इस टाइप के लोग होते हैं ये, और ये होते हैं नंबर स्मार्ट। नंबर स्मार्टनेस पाई जाती है इस तरह के लोगों में। तीसरा हमारा है बॉडीली काइनेस्थेटिक। ये बॉडी को अपने मूवमेंट्स, बॉडीली मूवमेंट्स पर बहुत ज़्यादा इनका कंट्रोल होता है। बॉडीली मूवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं या एक्सपर्ट होते हैं। इसमें मेनली जो लर्निंग स्टाइल्स हो सकती है या जिसमें जो प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार होता है वो डांसर, एक्टर, एथलीट, इस टाइप के लोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है म्यूजिकल स्मार्ट। म्यूजिकली स्मार्ट जो हैं वो आपके आते हैं, म्यूजिकल नॉलेज है जिनको, म्यूजिक से रिलेटेड नॉलेज है। इसके अलावा स्पेशल जो 3 स्टार्टिंग के हैं ऊपर में है, लिंग्विस्टिक और आपका लॉजिकल मैथमेटिकल और म्यूजिकल स्पेशल। ये आर्टिस्टिक स्पेशल वाले में आर्टिस्टिक, एस्ट्रोनॉट्स, फोटोग्राफर, पायलट, इस तरह के लोग। ये पिक्चर स्मार्ट, इनको स्पेस की नॉलेज होती है, स्पेस की नॉलेज होती है। इसके अलावा स्पेशियल एक्सप्रेशंस की नॉलेज होती है, जैसे पेंटर्स है ना, पेंटर्स में ये इस तरह की एबिलिटीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं। फोटोग्राफर्स, इनको भी इस तरह की नॉलेज होती है। एस्ट्रोनॉट्स में भी, पायलट्स में भी इस तरह की एबिलिटीज़ पाई जाती हैं। ये सारे हो गए। इसके बाद इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल जो है पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंट, पर्सनली सेल्फ इंटेलिजेंट पर्सन्स। पर्सनली सेल्फ इंटेलिजेंट पर्सन मीन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ओन पावर, अपने बारे में जानने की क्षमता, अपने बारे में अच्छी तरह जानते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, सेल्फ को, इसीलिए इनको पर्सनल सेल्फ भी कहा गया है। और पर्सनल सेल्फ जो पर्सन्स होते हैं ये सेल्फ स्मार्ट होते हैं, इनको सेल्फ स्मार्ट कहा गया है। और सेल्फ स्मार्ट जो होते हैं वो राइटर, फिलोसोफर और रिसर्चर, इस टाइप के लोग होते हैं सेल्फ स्मार्ट। नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल। ये आपके अदर्स की नॉलेज इनको ज़्यादा होती है। अदर्स स्मार्ट या पीपल स्मार्ट इनको कहते हैं, जो दूसरों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझदारी रखते हैं। इसमें चाहे वो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझें, चाहे वो फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, तो ये इंटरपर्सनल स्मार्ट लोग होते हैं। इसमें टीचर्स स्टूडेंट्स की फीलिंग को समझ जाते हैं, स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को समझ जाते हैं, लेकिन दूसरों की एबिलिटीज़ को। सोशल वर्कर जैसे हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, रिलीजियस लीडर्स भी हो सकते हैं। रिलीजियस लीडर्स भी जो होते हैं वो आप लोग देखते हैं बहुत अच्छी तरह से दूसरों की फीलिंग्स को समझ जाते हैं। यहाँ तक कि ज्योतिषाचार्य जो होते हैं वो भी दूसरों की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ जाते हैं। कुछ उनके टेट पेट जो क्वेश्चंस होते हैं या जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू वो दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है इस तरह के आपके हो गए। और स्टार्टिंग में जो 7 टाइप्स थे उसके बारे में मैंने बताया, और बाद में जो उन्होंने 1998 में जो इंटेलिजेंस बताया वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस था। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस अबाउट नेचर, नेचर स्मार्ट इनको कह सकते हैं हम लोग। नेचर स्मार्ट मीन्स knowledge about nature, how we can improve our nature, what we can implement in our nature,
हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर नेचर। तो नेचर के अकॉर्डिंग इसमें हमारे बायोलॉजिस्ट भी आ सकते हैं, आपके फार्मर्स भी आ सकते हैं, बॉटनी पर्सन्स भी आ सकते हैं जो इसमें रिसर्चेस करते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं नेचर स्मार्ट होते हैं और इनमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाया जाता है। लास्ट में 2000 में उन्होंने जो लास्ट इंटेलिजेंस बताया था वो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस था, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि जो थी वो हायर ऑर्डर एक तरह से इंटेलिजेंस है जिसमें कि व्यक्ति सेल्फ एग्जिस्टेंस के बारे में सोचता है, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। ये जो अब आप सोचेंगे कि जो ये इंटरपर्सनल है और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो उसमें जो फ्लेवर है वो भौतिकवादी चीज़ों का भी हो सकता है, जबकि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरह से दार्शनिक पक्ष को ज़्यादा लेता है। और दार्शनिक पक्ष में कि मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इस तरह का फिलोसफिकल टाइप का जो थॉट्स होते हैं वो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में आते हैं। और इस तरह की एबिलिटी ये भी रिलीजियस लीडर्स में पाई जाती है या रिलीजियस पर्सन्स जो होते हैं उनमें पाई जाती है। जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात जो हम लोग करते हैं ना, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस टाइप का इंटेलिजेंस है ये, जिसमें कि हम स्पिरिचुअलिटी, इस भौतिक संसार से ऊपर की कुछ चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उसकी क्षमता पाई जाती है। ये आपका है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में। आर.बी. केटल एंड जेल हॉर्न, इन्होंने इंटेलिजेंस के दो टाइप्स बताए थे, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस जो था वो आपका मोस्टली रिलेटेड टू हेरिडिटी, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। और इस इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस जो होता है इसको आप सोच सकते हैं जैसे हार्डवेयर, हार्डवेयर ऑफ द ब्रेन है ना। हार्डवेयर पार्ट है कि जो इंटेलिजेंस जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेट करता है। और हमारा ब्रेन जो है आप सभी को पता है वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स से जुड़ा हुआ है और साथ में नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जो पार्ट है, हार्डवेयर वाला पार्ट है, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस है। और हार्डवेयर वाला पार्ट जो है वो सबको पता है कि हमें हेरिडिटी से मिलता है, ठीक है। तो ये फ्लूइड इंटेलिजेंस है और इसमें जो है मोस्टली ऐसी चूँकि हमें वंशानुगत है ये, तो इसमें जो भी एबिलिटीज़ पाई जाती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालाइजिंग एबिलिटी, इंडक्टिव डिडक्टिव एबिलिटीज़ जो हमारे मतलब इनबिल्ट हैं कहना चाहिए, है ना, एबिलिटीज़, वो एबिलिटीज़ जो है हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस के थ्रू। और हेरिडिटी से जितना ज़्यादा जितना अच्छे से ये आपका इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली इसमें इन्वायरमेंट का कोई बिल्कुल भी योगदान नहीं पाया जाता है। दूसरा हमारा है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस जो है वो आपका हेरिडिटी से रिलेटेड है। जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस का फ़ायदा इस इंटेलिजेंस को मिलता है। जितना ज़्यादा पास्ट एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं हमारे, उतना ज़्यादा हमारा ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो काम करता रहता है। एक प्रश्न सभी के दिमाग में आता है कि इंटेलिजेंस जो है वो हेरिडिटी का पार्ट है ये या आपका एनवायरनमेंट का पार्ट है, कौन इस पे ज़्यादा जो है अपना रोल प्ले करता है। हालांकि इस प्रश्न को हम आगे अभी बढ़ाएंगे, लेकिन
यहाँ पर उस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस चूंकि हमारा हेरिडिटी का पार्ट है, इसलिए ये फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो एक जगह पर आकर के रुक जाएगा। लेकिन जो ये क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है, ये चूंकि एनवायरनमेंट का पार्ट है, इसलिए एनवायरनमेंट से जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपके ये एक्सपीरियंसेस को बढ़ाता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या जो ये इस टाइप की जो भी एबिलिटीज़ हैं, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा उठाकर इस एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। तो ये एबिलिटी जो है वो कभी भी जो है ख़त्म नहीं होती है, बढ़ती जाती है। अब स्टर्नबर्ग ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने भी बताई थी, आपकी थ्योरी है उनकी, कौन सी थ्योरी है? ट्रायर्किक थ्योरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी इसको कहते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी इन्होंने इंटेलिजेंस को कोड किया था कि कितने टाइप का इंटेलिजेंस हो सकता है। और इन्होंने अपनी थ्योरी में जो कंपोनेंट्स बताए थे उसमें मेटा कंपोनेंट्स बताया था, है ना, और इसके साथ में परफॉर्मेंस कंपोनेंट बताया था, और इसके बाद में नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट बताया था। तो इस तरह से इन्हीं कंपोनेंट्स के आधार पर इन्होंने इंटेलिजेंस को भी 3 टाइप्स का बताया था। और 3 टाइप्स का इंटेलिजेंस जो बताया था वो था एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू एनालाइज और जज। एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है ये आपका किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए एबिलिटी यूज होती है। क्रिएटिव और सिंथेटिक इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू डील विद न्यू एंड अनयूजुअल सिचुएशंस। क्रिएटिविटी सभी जानते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस की, जिसमें हम न्यू सिचुएशंस पे किस तरह से अपनी मौलिक विचारधारा का प्रयोग करते हैं, मौलिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या मौलिक जो प्रोडक्ट है वो लेकर के आते हैं। ये आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू डील विद एवरीबडी या एवरीडेज लाइफ प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे सभी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं डेली लाइफ की, व्यवहारिक जो समस्याएं आती हैं, व्यवहारिक समस्याएं इस तरह की, एक तरह से कह सकते हैं इनको जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर। प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि किस तरह से हम इस सिचुएशन में डील करें प्रैक्टिकली। तो ये आपका है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात आती है। ये सारी जो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं, दे कैन बी योर वेरिएबल्स इन योर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन के द्वारा दिया गया था, और ये जो टर्म था ये गोलमैन ने पॉपुलराइज किया था, जबकि रिसर्च स्कॉलर्स ने इसको, पीटर सेल्वे और जॉन मेयर ने इसको अपने आर्टिकल में इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि जर्नल था इमेजिनेशन, कॉग्निशन एंड पर्सनैलिटी, 1990 में इस वर्ड को पहली बार प्रोपाउंड किया था। और इसके बाद ये इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड एक तरह से इनके द्वारा दिया गया था, लेकिन अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल ओवरव्यू की, तो इससे पहले भी इस वर्ड के बारे में लोगों ने विचार किया था। ठीक है, इसके पहले लोगों ने विचार किया, जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था भगवत गीता में, श्री कृष्ण भगवान ने जो भी अपने विचार दिए हैं, जो भी बात कही है, वो भी एक तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस को ही बिलोंग करती है। आप अगर उस पूरे रेफरेंस को देखें तो वहाँ पर जो वो था, सीन था, उसमें इमोशनली वीक थे अर्जुन, है ना, और जो ज्ञान दिया गया था वो उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया गया था। तो इमोशनली इंटेलिजेंट वर्ड या इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहाँ से हमारे भारतीय उसमें आता है। इसके अलावा प्लेटो ने भी इसका एक बार उनका आया था, क्योंकि उनका स्टेटमेंट है लर्निंग इज डूइंग बाय द इमोशंस।
उनका एक स्टेटमेंट है। और जब ये स्टेटमेंट उनके जब लोगों के सामने आया तो उस समय के जो फिलोसफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस पॉइंट पर विचार करना शुरू किया कि ये कथन सही है या गलत है। और जब वो इसको बहुत एनालाइज कर रहे थे इस स्टेटमेंट को, कि जो लर्निंग होती है वो इमोशंस के थ्रू होती है या नहीं होती है, अगर हम इसको सोचें, अच्छी तरह से सोचने की कोशिश करें, तो हम कभी कभी इसको रिलेट कर पाते हैं कि वास्तव में क्या लर्निंग इमोशंस के थ्रू होती है। हम कह सकते हैं कि होती है, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट्स को मैकेनिकली आप सिखाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि मैकेनिकली वो सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, कभी लापरवाही करता है, कभी ऐसे वैसे, मतलब मैकेनिकली अगर आप उसको मशीनरी वे में पढ़ाने की या सिखाने की कोशिश करें, इवन एज ए टीचर की छोड़ दीजिए, एज ए पेरेंट भी अगर हम सोचें, तो जितना ज़्यादा हम लर्निंग को इमोशनली इनकलकेट कर सकते हैं, उसके अंदर सिखा सकते हैं, है ना, इमोशंस के द्वारा, उतना ज़्यादा हम मैकेनिकली उसको नहीं सिखा सकते हैं एज ए टीचर और एज ए पेरेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और प्लेटो के द्वारा ये स्टेटमेंट जब दिया गया तब लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड ना कह करके इस स्टेटमेंट पर जब विचार करना शुरू किया था, तब से ये विचार आया पहली बार। और इसके बाद ये विचार जो है ये 1990 में आया, जिसको कि गोलमैन ने डिस्क्राइब किया इमोशनल इंटेलिजेंस को, पर्सन्स एबिलिटी टू मैनेज हिज फीलिंग्स so that those feelings are expressed appropriately and effectively। गोलमैन की डेफिनेशन है कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि अपनी फीलिंग को तो मैनेज करती ही करती है, अपनी फीलिंग को मैनेज करती है, अपने इमोशंस को मैनेज करती है, अपने इमोशंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखती है, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करती है कि वेदर आई एम emotionally weak or I am emotionally strong। Emotionally intelligent person definitely knows about situation of his emotions। हम इसको रिलेट कर सकते हैं इनकी डेफिनेशन से भी, person's ability to manage his feelings so that those feelings are expressed appropriately and effectively। हम आइडेंटिफाई तो करते ही हैं इमोशंस को, ठीक है, उनको किस तरह से मैनेज करना है ये भी जानते हैं, और केवल जनरली मैनेज करना ही नहीं जानते हैं, इफेक्टिवली मैनेज करना भी जानते हैं। ठीक है, तो ये है, इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस एज वेल एज अदर इमोशंस। ये भी बात जुड़ी हुई है उसमें, हम अपने इमोशंस को तो जानते ही जानते हैं, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना जानते हैं, दूसरे के इमोशंस को भी आइडेंटिफाई करना जानते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन जो होता है वो आपने व्यवहारिक तौर पर भी देखा होगा, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन अपने इमोशंस पे तो बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, करना जानता है, और दूसरे को कैसे इमोशनली वीक करना है ये भी जानता है, और यही उसकी सक्सेस है। यही उसकी सक्सेस है कि अपने इमोशंस को तो उसने ग्रिप में लिया हुआ है, समझता है अच्छी तरह से कि हमें इमोशनली वीक नहीं होना है कैसी भी सिचुएशन हो, और अगर हम अपनी इमोशंस को वीक करते हैं तो हमें कैसे उन पे कंट्रोल करना है ये भी वो जानता है, लेकिन दूसरे के इमोशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे वीक कर सकते हैं, ये भी सारी ट्रिक्स एंड टैक्स वो जानता है इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। तो इट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यूज एंड मैनेज योर ओन इमोशंस इन पॉजिटिव वेज, टू रिलीव स्ट्रेस, communicate effectively, empathize with others, overcome challenges and diffuse conflicts। अपने किसी भी मानसिक परेशानी को, किसी भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से दूर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमारे इमोशंस पे ही डिपेंड करती हैं। इमोशंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी का।
और रिसर्चेस जो हैं वो ये भी कहती हैं कि इमोशनली स्ट्रांग जो पर्सन है उसके सक्सेस मिलने के चांसेस जो जनरल इंटेलिजेंट पर्सन है उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट। और ये जो बात है ये हमें हर बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट जो पर्सन नहीं है वो कहीं पे भी अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने लगता है। ठीक है, तो अगर और जो मान लीजिए छोटा बच्चा है तो वो तो अपने इमोशंस को किसी के सामने भी एक्सप्रेस करता है। खास तौर पे अगर आप देखें, अगर आप स्टडीज करें तो एडोलसेंस स्टेज में इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। ठीक है, बचपन से भी ही अगर उसकी प्रैक्टिस होती है तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए हो जाते हैं कि वो कम्युनिकेट करना भी जानते हैं, अपने स्ट्रेस को रिलीव करना भी जानते हैं, किससे किस तरह से कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली ये भी जानते हैं, वो दूसरों के साथ किस तरह से सिंपैथी शो ऑफ करनी है या रियली एम्पैथाइज होना है ये भी जानते हैं, अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना जानते हैं और अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना जानते हैं। ये सारी चीज़ें इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, तो ये आपकी एबिलिटीज़ जो हैं वो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती हैं। इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया है एडेप्टिव इंटेलिजेंस। हालांकि ये वर्ड जो है ये नया नहीं है। एडेप्शन जो वर्ड अभी हमने पियाजे की डेफिनेशन जो आपको बताई थी, एडेप्टिव इंटेलिजेंस एडेप्टेशन जो वर्ड है उससे अपनी सराउंडिंग्स के साथ एडजस्ट करना। जनरली हम लोग इसी बात को समझते हैं एडेप्टेशन से, लेकिन जो डेफिनेशन वास्तव में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इसकी दी है, ये केवल वो एबिलिटी नहीं है जो कि सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करना। मतलब एडेप्टेशन का मतलब है हम लोग देखते हैं जनरली कि अगर हमें एडजस्ट करना है तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को चेंज कर लें। अगर हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो जनरली हमारा फोकस ये होता है, या जनरली हम अपने आप को आइडियल पर्सनैलिटी इस तरह से समझते हैं कि हम अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करते हैं उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो एडेप्टेशन का मीनिंग जो निकाला गया है वो ये है कि नॉट changing oneself to fit for environment but also as changing the environment to fit oneself. It means it is also a type of intelligence which change the environment. Adaptive intelligence is the ability which can change the environment, not only change oneself according to the environment. अंडरस्टूड? तो इस तरह से एडेप्टिव इंटेलिजेंस, इस पे रिसर्चेस बहुत कम हुई, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पे रिसर्चेस जो हैं एडेप्टिव इंटेलिजेंस पे वर्क जो है वो काफ़ी कम हुआ है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे तो वर्क काफ़ी हो रहा है और हो भी चुका है, लेकिन एडेप्टिव इंटेलिजेंस पे जो है काम अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इस पे स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आता है नेचर वर्सेस नर्चर। इंटेलिजेंस पे हमने काफ़ी एक इंट्रोडक्शन कर लिया, सभी लोग जानते भी हैं। तो इंटेलिजेंस वेदर इट इज़ अ फैक्टर affecting nurture और nature, heredity और environment। ठीक है, इस पे कौन सा फैक्टर जो है वो ज़्यादा
अफेक्ट करता है, किस तरह से हमारा जो है ये हमारे इंटेलिजेंस को प्रभावित करता है, हेरिडिटी फैक्टर या हमारा एनवायरनमेंट फैक्टर। इसके लिए काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं जो कि बताती हैं कि मतलब अपना अपना पक्ष रखती हैं कि हेरिडिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या रोल प्ले करता है या एनवायरनमेंट। तो कुछ स्टडीज़ हैं इन सपोर्ट ऑफ हेरिडिटी। बॉकॉर्ड एंड मैकग्वे ने 1981 में स्टडी की थी। आइडेंटिकल ट्विंस इन्होंने जो स्टडी की थी उसमें कोरिलेशन निकाला था, जो स्टडी की थी काफ़ी सैंपल लेकर के, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला, यानी कि जो इंटेलिजेंस था वो कोरिलेशन कोफिशिएंट आइडेंटिकल ट्विंस जो थे उनमें 0.86 का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जब कोरिलेशन निकाला गया, कोरिलेशनल स्टडी हुई तो निकला 0.56। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पर जब स्टडी की गई तो देखा गया 0.53 का कोरिलेशन, और कजिन्स पर जब स्टडी की गई तो देखा गया 0.15 कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसी तरह से एडॉप्टेड चिल्ड्रन पर जो स्टडी हुई तो उसमें 0.1 to 0.2। तो ये जो स्टडी है, इन्होंने जो रिजल्ट निकाले तो अपनी जो बात थी कि हेरिडिटी फैक्टर जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं सभी जानते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल जीन्स, सेट ऑफ सिंगल जीन्स, सेट ऑफ सेम जीन्स, सॉरी सेट ऑफ सेम जीन्स। तो ये जब एक ही जीन्स से डेवलप हुए चाइल्ड हैं, ट्विंस हैं, तो उनका कोरिलेशन यानी कि सेम टाइम में फर्टाइल हो रहे हैं, सेम सारी सिचुएशन सेम है, तो उनका कोरिलेशन जो है वो 0.86 है। इसका मतलब है उनका जो इंटेलिजेंस कोफिशिएंट है वो आपका 0.86। इसका मतलब है कि जब हमने हेरिडिटी फैक्टर को इम्पोर्टेंस दी है तब कोरिलेशन हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो इससे प्रूव हो रहा है, उन्होंने कहा इससे प्रूव हो रहा है कि ये जो है फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी तरह से पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हालांकि एक ही हैं, लेकिन फिर भी हम थ्योरीज जानते हैं, इवोल्यूशन थ्योरी जो है ना, उसमें भी हम जानते हैं कि मेंडल्स की जो थ्योरी है उसमें जानते हैं कि केवल पेरेंट्स का ही जीन्स नहीं होते हैं, बाकी एंसेस्टर्स जो होते हैं 25%, 50%, 75% परसेंटेज ऑफ एंसेस्टर्स के जो जीन्स होते हैं वो क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन? मेंडल्स थ्योरी अभी जो कंफ्यूजन्स हैं वो हम लोग देख लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग एंसेस्टर्स के जो जीन्स हैं वो भी उसमें रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनका जो कोरिलेशन है वो 0.56 है। इसी तरह से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का भी, तो देखिए आप जैसे जैसे थोड़ा सा चेंज हो रहा है वैसे वैसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो कम होता चला जा रहा है। इसी तरह से ट्विंस की स्टडी की गई जब, तो ट्विंस की स्टडी में भी उन्होंने कहा 1975 में स्टडी हुई थी आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस पे। आइडेंटिकल ट्विंस प्रोड्यूस्ड बाय सेम सेट ऑफ जीन्स, बट फ्रेटर्नल ट्विंस प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट सेट्स ऑफ जीन्स। ठीक है, तो इसलिए दोनों में डिफरेंस आ गए। जब दोनों में डिफरेंस आ गए तब भी इन्होंने स्टडी की, कोरिलेशन जो था वो डिफरेंस कर गया।
आइडेंटिकल ट्विंस का कोरिलेशन जो था वो ज़्यादा था और फ्रेटर्नल ट्विंस का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था वो कम था, क्योंकि जीन्स जो थे वो चेंज हो गए थे। तो ये भी स्टडी जो थी वो इस बात को स्थापित करती थी कि हमारा जो हेरिडिटी फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद अब कुछ और स्टडीज हैं, रिसर्चेस इन सपोर्ट ऑफ एनवायरनमेंट। काफ़ी स्टडीज और भी हुई उसके बाद में जो कि एनवायरनमेंट को सपोर्ट करती हुई स्टडीज हुई, और इसमें लॉलिन, लिंडजे एंड स्पूलर ने 1975 में स्टडी की थी, और इसमें भी इन्होंने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला था, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में आइडेंटिकल ट्विंस पर स्टडी की। आइडेंटिकल ट्विंस जो कि साथ साथ रह रहे हैं एनवायरनमेंट में भी, बाद में भी, आफ्टर बर्थ दे लिव टुगेदर। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो था वो, ये दो जो हमने बनाए हैं, ये फर्स्ट स्टडी और सेकेंड स्टडी में हुआ है। फर्स्ट स्टडी में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो 0.88% है, और जबकि सेकेंड स्टडी जो हुई है इसकी, उसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो 0.85% है। इसके बाद में आइडेंटिकल ट्विंस जो कि साथ साथ नहीं रह रहे हैं, यानी कि उनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, उनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, तब उनकी जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो 0.75 और 0.67 आया दोनों स्टडीज़ में। इसी तरह से सिबलिंग्स जो भाई बहन हैं, ट्विंस नहीं है, उनका भी जो साथ साथ रह रहे हैं 0.49 0.45 है, और जो दूर दूर रह रहे हैं उनका भी इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड स्टडी में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया। तो और इसके बाद इन्होंने दूसरी स्टडीज़ हुई हैं, देखिए इसमें भी ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है यहाँ पर इनकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। स्टडीज़ ऑन एनवायरनमेंट डेप्रिवेशन और इनरिचमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को हमने बहुत अच्छा बना दिया या थोड़ा सा खराब सिचुएशन में अगर एनवायरनमेंट हो गया किसी बच्चे का सिचुएशनली, तो उसके इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस आया। ये स्टडी एडॉप्टेड चिल्ड्रन पे हुई थी, और इसमें ये स्टडी की गई थी 100 बच्चों पे की गई थी ये स्टडी, और इसमें ये देखा गया था कि जो बच्चे हैं उनको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग रिच एनवायरनमेंट दे करके, एक बच्चा जो है वो उसी एनवायरनमेंट में रहा, और दूसरा जो बच्चा है जिसको अडॉप्ट किया गया है बाय रिच एनवायरनमेंट, उसके इंटेलिजेंस में अंतर पड़ा, और वो अंतर जो था वो 16 पॉइंट्स का डिफरेंस आया। इसका मतलब है इंटेलिजेंस टेस्ट जो पहले लिया गया है और कोरिलेशन, और उसमें कोरिलेशन निकाला गया, तो जो उसका स्कोर आया उसके बाद में जो एडॉप्टेड चाइल्ड के उनके बीच में जो स्कोर दिखा उसमें 16 पॉइंट का डिफरेंस आया, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग रिच एनवायरनमेंट में वो बच्चा चला गया। इसीलिए ये सारी स्टडीज़ इस बात पे भी हमें जोर देती हैं या कहती हैं कि जो एनवायरनमेंट है ये तो स्पेसिफिकली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग किया गया था, लेकिन सोशल एनवायरनमेंट की भी अगर हम बात करें तो भी काफ़ी डिफरेंट आता है उसमें, अगर हम एनवायरनमेंट को चेंज कर दें। इसका मतलब है एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन इंटेलिजेंस फैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद तीसरी स्टडी जो हुई है वो बेलमोंट और मेरोलर की हुई थी 1973 में, फैमिली स्ट्रक्चर एंड बर्थ ऑर्डर पर इन्होंने भी स्टडी की थी। फैमिली स्ट्रक्चर पर एक तो स्टडी की, और इन्होंने कुछ बहुत बड़े एक स्टडी में इन्होंने बहुत बड़े परिवारों को लिया, जैसे ऐसे परिवार जिनमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 4-5 बच्चे हैं, तो इन्होंने देखा कि जो बड़े फैमिली स्ट्रक्चर वाले
चाइल्ड हैं उनका आईक्यू लेवल कम पाया गया, जबकि जो छोटे परिवारों के बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा पाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने एक दूसरी स्टडी और भी की जिसमें उन्होंने देखा बर्थ ऑर्डर में देखा कि जो पहला बच्चा था उसका आईक्यू लेवल ज़्यादा था और जो बाद में बच्चे हुए यानी कि सेकंड बेबी, थर्ड बेबी, उनका आईक्यू लेवल कम होता गया। इसका रीज़न उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि फर्स्ट जो चाइल्ड होता है उसको फैमिली का अटेंशन ज़्यादा मिलता है ना, मदर फादर का भी अटेंशन ज़्यादा मिलता है, मदर फादर उसको लेकर के ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। और जब सेकंड चाइल्ड की बात आती है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड भी रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो है वो इंटेलिजेंस पे इफेक्ट पड़ता है। यानी कि वहाँ पर हेरिडिटी, मतलब जो स्टडीज़ आई हैं उसके अकॉर्डिंग ये भी हो सकता है कि हेरिडिटी फैक्टर भी हो वहाँ पर, है ना, और एनवायरनमेंट फैक्टर तो होगा ही, क्योंकि बर्थ ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता जाता है एनवायरनमेंट चेंज होता गया। फर्स्ट बेबी के समय एनवायरनमेंट कुछ और था फैमिली का, और सेकंड बेबी और थर्ड बेबी के टाइम फैमिली का एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो इसका मतलब है वहाँ पे एनवायरनमेंट फैक्टर भी है, और लेकिन इन्होंने अपनी बात को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ा कि एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट हमारा पॉइंट ये आता है कि जो ये क्वेश्चन था जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या हेरिडिटी से है वास्तव में या एनवायरनमेंट से है। अगर केवल हेरिडिटी से, एनवायरमेंटल हेरिडिटी फैक्टर ही है, तो फिर हेरिडिटी के अकॉर्डिंग एक समय पर जो बाय बर्थ जो इंटेलिजेंस मिला है बच्चे को उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी उसकी एबिलिटीज़ हैं, चाहे वो एनालाइज करने की एबिलिटी हो, चाहे वो इंडक्टिव एबिलिटी हो, चाहे डिडक्टिव एबिलिटी हो, चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, या जितने टाइप का हमने इंटेलिजेंस देखा है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस हो, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हो, जितने भी टाइप का इंटेलिजेंस है, ये जो बर्थ के समय जितना हो गया है उतना ही हमेशा रहना चाहिए। जबकि हम व्यवहारिक तौर पर देखते हैं कि हम कहते हैं ये बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा समझदार हो जाएगा, बातें करते हैं ना, अच्छा ये ज़्यादा देखो बहुत मैच्योर हो गया, इसका मतलब ये ज़्यादा समझदार हो गया है। यानी कि उसकी समझने की क्षमता, और समझने की क्षमता क्या है, वो बुद्धि है। तो फिर प्रश्न फिर हमारे सामने आया कि क्या इसके बीच में क्या है। तो इसके बारे में जो स्टडीज़ हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये स्टडी, जैसे हमारा जो इंटेलिजेंस है वो एक तो हमारा डेवलपमेंट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता है, एक हमारा इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। इसके पीछे रीज़न जो है वो ये है, जो ये बात हम करते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके बारे में सोचें तो हम जानते हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट एंड वर्टिकल डेवलपमेंट, बोथ साइड डेवलपमेंट होता है। और जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता है वो सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, जो कि हम जानते हैं कि कुछ समय बाद जो है थोड़ा स्टैग्नेट हो जाता है, आफ्टर 10 इयर्स थोड़ा सा कम होने लगता है, और इसके बाद में धीरे धीरे करके वो 16 to 20 इयर्स में, आपने बहुत सारी स्टडीज़ बुक्स में पढ़ा होगा कि 16 to 20 इयर्स में इंटेलिजेंस या है अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो मैक्सिमम अपने उसमें होती है, पढ़ा है ना। तो इसका रीज़न यही है कि हॉरिजॉन्टल जो डेवलपमेंट है वो वहाँ पर स्टैग्नेट हो जाता है, क्योंकि सेलुलर जो यानी कि हार्डवेयर, वही हार्डवेयर वाली बात है, हार्डवेयर जो है वो उसका पूरी तरह से मैक्सिमाइज हो जाता है, सेलुलर जो नर्वस सिस्टम है वो मैक्सिमम अपने लेवल पर आ जाता है। इसलिए 16 to 20 इयर्स में हमारा जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उसके बाद
एनवायरनमेंट वाला जो वर्टिकल जो हमारा डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, और इसीलिए एनवायरनमेंट का जो वर्टिकल डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। और इस तरह से वर्टिकल डेवलपमेंट में हमारा ये जो हम पुरानी चीज़ों से, गत अनुभवों से सीखते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, जो पहले की लर्निंग है उससे जो फ़ायदा उठाते हैं, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें हमारी इम्प्रूव होती रहती हैं क्योंकि हमारा वर्टिकल डेवलपमेंट जो है वो बना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये इंटेलिजेंस वाला एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो ख़त्म हुआ है। बाकी आप लोग अपनी इसको आप बंद कर दिया, अब हम लोग थोड़ा इंटरेक्शन